हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप सभी लोग बोल रहे थे, उसको मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स पॉलिटी आपका चल रहा है, हिस्ट्री भी चल रहा है और ज्योग्राफी भी आप लोगों का चलेगा। अभी कंटिन्यू आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी और भारतीय अर्थव्यवस्था से आपका क्वेश्चन है। और साथ ही में शाम को या फिर दोपहर में आप लोगों को कम्प्लीटली अर्थव्यवस्था का इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ रिविजन कराऊंगी, सिंगल आपकी जो वन लाइनर है उस वाली बुक से। सो वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम पीडीएफ तो आप लोगों को मिल जाती है और वीडियो में आंसर करा दिए जाते हैं, तो इतना आपके लिए कर सकते हैं, बाकी देख सकते हैं आप। और फर्स्ट क्वेश्चन है, और किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक, बताओ जल्दी से, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है। सो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोगों को जल्दी से आंसर करना है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट फील्ड या फिर प्राइवेट क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर यानी कि पब्लिक क्षेत्र या पब्लिक फील्ड, दोनों ही अपना क्या करें, जहां पर दोनों का ही सह अस्तित्व होता है उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, अगर आपको आंसर आता है तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतना आपके एग्जाम में हाई लेवल का इकोनॉमिक्स नहीं आता है। सो 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैंने अभी जस्ट बताया है और फटाफट आंसर कर सकते हैं। जहां सरकारी यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है उसी को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत कौन सा देश कहलाता है? पिछड़े राष्ट्र में आता है, विकसित में आता है, विकासशील में आता है या फिर अर्ध विकसित में आता है? फटाफट कमेंट करो। सो आप सभी जानते हैं कि जो भारत है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है हमेशा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक दृष्टिकोण से किस में आती है, जल्दी बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड करेक्ट आंसर सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में आती है। क्या आती है? विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। क्यों? उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है, यानी कि उत्तरोत्तर प्रगति की ओर क्या है? अग्रसर है। और विकासशील देशों को तीसरी दुनिया के देश की उपमा दी जाती है। अगर आपसे पूछता है कि तीसरी दुनिया के देश की, क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीसरी दुनिया के देश की उपमा किन देशों को दी जाती है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप कहेंगे मैम कि विकासशील देश। आपको ध्यान रखना, एक तो भारत जो है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, मतलब विकासशील है, विकसित है। तो विकासशील और विकसित में मोस्टली कंफ्यूज होते हो आप लोग, तो सीधे याद रखना विकासशील अभी विकास कर रही है। और तीसरी दुनिया के देश की संज्ञा किसे दी जाती है, उपमा किसे दी जाती है, क्वेश्चन पूछता है तो विकासशील राष्ट्रों या फिर देशों को दी जाती है। तो ज़्यादा आपको अभी इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा डिटेल में जाओ। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कौन सा ऐसा हमारा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी है ना, तो जीएनपी में क्या करता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर सहयोग देता है। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो जाएगा, तृतीय। हमारा जो सेवा से सर्विस सेक्टर है ना, सर्विस सेक्टर जो है वो इसमें बहुत ज्यादा इस टाइम क्या करता है, योगदान देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। तो आपको सिंपली याद रखना है, जहां ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है, जहां ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है, तो उसी को कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन हो जाएगा 5 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध ही नहीं होता है? तो जस्ट अभी आपने पढ़ा है, उसे समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। कैसे? समृद्ध या फिर बंद। तो समृद्ध और विमृत आपने पढ़ा है ना वर्णमाला में, सेम कुछ ऐसा ही है। तो आंसर हो जाएगा बी। 6 का क्या हो जाएगा? बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए,
तो किस रूप में हम भारत को जो है परिभाषित करेंगे कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही होगा, आंसर दीजिएगा। तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं अपने इंडिया को, खाद्य की कमी वाली भी नहीं कहेंगे, आधिक्य व्यापार वाली भी नहीं कह सकते हैं ना, पूंजी आधिक्य वाली भी नहीं, लेकिन हाँ श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। विश्व किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है, किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो किस चीज पर निर्भर करता है। सो आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक संसाधन पर भी, पूंजी निर्माण पर भी और बाजार के आकार पर भी, इन तीनों पर ही निर्भर करता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, बताओ ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। अब बहुत सारी चीज़ें आपकी जो मैं अर्थ इकोनॉमिक्स को एक वीडियो में जिसमें लगभग 29 to 30 पेजेस हैं, उसमें वन लाइनर के फैक्ट में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें कराऊंगी और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें भी आपको ऐड कराऊंगी, ठीक। सो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। किसका, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना ही वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है। तो अभी आपने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार में बाधाएं आती हैं उनको समाप्त करना ही इसकी क्या है, प्रक्रिया से अभिप्राय है। सो 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो भारत की अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का अर्थ पूछा है अब आपसे कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। ऑप्शन सी यही ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण का अर्थ होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है। सो कृषि में आप जानते ही हैं सबसे ज्यादा 54% भाग लगा हुआ है, 12 का सी। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कौन सी है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी जो देखने को मिलती है वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। बेरोजगारी वाला चैप्टर आएगा, उसमें आपको सारी चीजें कराऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा डी। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, कौन करता है। सो भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े अब एकत्रित एवं प्रकाशित करता है वो कौन करता है। 14 का NSO करता है, कौन करता है, NSO करता है, NSSO। जल्दी से इसकी फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ। पहले मैंने आपको ये कराया भी है। भारत में बेरोजगारी की किस्में पाई जाती है, भारत में बेरोजगारी की कौन सी किस्में जो है पाई जाती हैं। सो आप जानते हैं भारत में ग्रामीण अल्प रोजगार भी है, चक्रीय बेरोजगारी भी है और संरचनात्मक भी है। ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने मिलती है। कृषि में अदृश्य बेरोजगारी, कृषि में अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, कौन सा वाला। तो आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का होगा, संरचनात्मक भी है, मौसमी भी और घर्षणात्मक भी। 17 का हो जाएगा डी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ पूछेगा तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ बताओ। 18 का डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना ही क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। भारत में ग्रामीण जैसे आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य में लगे रहना, जैसे किस जो खेतों में होते हैं वहां पर ज्यादा लोग लगे रहते हैं ना, वैसे ही भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक तो मौसमी है ना, दूसरी अदृश्य बेरोजगारी, तो दोनों ही प्रकार की मिलती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो ये आप और हम जैसे हैं, कौन है, शिक्षित बेरोजगार है ना। आप और हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं, हमारा भी ऐसे ही अभी। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है किस क्षेत्र से। सो याद रखना है, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण, कृषि और ग्रामीण में प्रच्छन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। सो आप सभी जानते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, है ना, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। शिक्षित बेरोजगारी 23 का है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां
क्या जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। इस सारी चीज़ों को मैं डिटेल में आप लोगों को कराऊंगी इवनिंग में, वेट कीजिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपके वन लाइनर क्वेश्चन वन लाइनर में है उसमें आपको लोगों को करा दूंगी। अभी फिलहाल क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट है, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम और आप लोग हैं, लड़ रहे हैं ना शैक्षिक बेरोजगारी। डॉट डॉट बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है, तो उसे कहते हैं मौसमी, जैसे किसानों के साथ होता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या, सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, क्या है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से आप जानते हैं। प्रच्छन्न आपने देखा था, छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, साथ में से अल्प रोजगार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प रोजगार। 27 का ए। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है, पढ़ लिया है आपने ऊपर, कृषि की है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी क्या कहते हैं, जो अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहते हैं ना, वर्ष के अधिकांश हिस्से में, उसे कहते हैं सामान्य स्थिति बेरोजगारी। 29 का हो जाएगा ए। देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँ, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है, राष्ट्रीय आय पूछ लेगा और ये बेरोजगारी से क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। देखो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 18 का पूछा गया क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल में उत्तराखंड में इतना नहीं पूछता है, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछता है जितना मैंने एनालिसिस किया चीज़ों को। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा, वो मैं आपको बता दूंगी कि एनएनपी में से क्या माइनस करें, एनएनपी कैसे निकालेंगे, है ना, और आपका जो है जीएनपी कैसे निकालेंगे, जीडीपी कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आपको शाम को पता चल जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। सो 30 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, कौन, नीति आयोग करता है। सो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 31, क्या है, 31 है। 31 कहता है कि अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। अल्पविकसित देशों में गरीबी का मेन रीजन क्या है, वो आपसे पूछा है। तो अल्पविकसित देशों में गरीबी का मेन रीजन जो होता है वो होता है आय में असमानता। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है किस आधार पर। सो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो आपसे पूछ लेगा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम किससे रिलेटेड था, गरीबी उन्मूलन से था, किसने शुरू किया था इसे। सो 33 का आंसर हो जाएगा डी, इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया, ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का इथियोपिया, भारत का इथियोपिया जो है कुपोषण के कारण किस राज्य को कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। सो आप जानते हैं 35 का हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। कौन सा है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी को दूर करने के लिए था, करने हेतु चलाया गया था। तो IRDP, ट्रिज्म एंड ट्राइज्म एंड NREP दोनों ही थे, ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, कारण दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचे है। अब एक बात बताओ, जहां शिक्षा का स्तर वहां है वहां भी तो बेरोजगारी है वर्तमान में, है ना। तो ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन आर जो कारण दिया है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, ये तो कोई बात नहीं कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, कि कारण क्या दे रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचे है, तो ये सही नहीं है ना। ए और आर अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, लेकिन उसका वो कारण नहीं है, रीजन नहीं है ए वाले का। नेक्स्ट है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किस आधार पर तैयार होता है। सो आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इन सभी पर, ऑप्शन डी। और ये 2019 में पूछा गया है। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्यों, निर्धनता अनुपात घट रहा है क्यों, क्योंकि 15 से
59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही, 15 से 59। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? सो 40 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 40 का आंसर होगा ओनली सी, केवल आपका 3, पारिवारिक उपभोग व्यय। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन करता है? सो आपको याद रखना है IBRD का। सो 41 का ए हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? IBRD। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? ये सारी चीजें अच्छे से आपको शाम को बताऊंगी, अभी क्वेश्चन कीजिएगा। मानव विकास सूचकांक HDI जो है वो किसने बनवाया था? 42 का UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। डी यहाँ पर सही होगा। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और CDS 2019। इसके अलावा भी अलग अलग परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि एक एग्जाम दिया तो एक ही में आया हो। तो ये दिया था किसने? महबूब उल हक ने, और इनके साथ अमर्त्य सेन ने काम किया था। तो जो दिया था, अवधारणा जो मेन दी थी वो महबूब उल हक ने दी थी, जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। क्लियर है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जो नहीं होता है, जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय को किया जाता है, शिक्षा को किया, लेकिन सामाजिक असमानता को उसमें शामिल नहीं करते। अब ये भी ध्यान रखना है कि किन किन पॉइंट को किया जाता है। 2020 का क्वेश्चन। भविष्य में कभी अगर आप में से कोई बच्चा UPPCS देगा तो उसको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वहां पर पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक का हिस्सा कौन सा नहीं, जस्ट अभी बताया है। अब एक सेकेंड ये लगना चाहिए आंसर। तो स्वास्थ्य एवं पोषण भी है ना, स्वास्थ्य और पोषण भी है, क्योंकि जीवन प्रत्याशा मतलब वही जन्म के समय मतलब कि स्वास्थ्य वगैरह आ जाता है, किस में आता है? उसके बाद है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय। तो स्वास्थ्य और पोषण को भी उसमें शामिल करते हैं। सो इसका सही आंसर होगा बी, नहीं आता है। ठीक। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो आधार बताओ। सो 46 स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ऑप्शन सी। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन? वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य स्तर पर किसने सबसे पहले जारी किया था? सो 47 का हो जाएगा यहाँ पर सी, MP ने। किसने करा था? मध्य प्रदेश ने। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट ऑप्शन सी, अप्रैल 2002 में की गई थी। 48 का सी। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? सो भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में, किसमें? मध्यम मानव विकास श्रेणी में UNDP की जो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग रखा गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो कौन ऐसी चीज है जो मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो नहीं है में आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन लिंग अनुपात नहीं है, जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता दर भी यानी कि शिक्षा के अंतर्गत, सकल नामांकन भी है, लेकिन लिंग अनुपात यहाँ पर नहीं काउंट होता है। तो ये आंसर हो जाएगा बी। तो जो जो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं ना उनको अच्छे से ध्यान से रखना है, आपको आगे के लिए काम आएंगी। कभी कभी ऑप्शन में आपको पता चले वहाँ पर सकल नामांकन दिया है और इस तरीके से क्वेश्चन दिया है तो आप जल्दी से टिक कर सकते हैं। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर था भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू, यानी कि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। और अभी चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी एक या दो तीन वीडियो एक दिन में देने की कोशिश करूँगी, जिससे कि इकोनॉमिक्स आपका जल्दी फिनिश हो जाए। तो चलो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।